ये मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी एज वेल एज यू टू ग्रो टुगेदर. Guys, as I am going to tell you about my education, I have done BTech in civil engineering. Then I pursued masters in political science, and I have also written 2 mains examination, but I haven't cleared anyone. So I'm also in the process of preparation. So I thought कि चलो पढ़ाते हैं as I am very passionate about teaching and it's one of the noble thing. Guys, हम क्या करेंगे कि हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और हम बहुत शुरू से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन और आई होप कि मैं और आप हम सब मिल के प्रो लेवल तक पहुंचेंगे. ठीक है गाइज. थिंग इज़ दैट कि हम जिस एरा में रह रहे हैं दिस इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन और एज फार एज यूपीएससी इज़ कंसर्न्ड आर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न्ड देयर इज़ टू मच इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट. और प्रॉब्लम भी यही है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है. हमको करना यह है कि हमको उस इंफॉर्मेशन को समराइज करना है और उसको इजी करना है. ठीक है. और ये जो हम सीरीज़ अपनी चलाएंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्प्रिंट बट इट्स गोइंग टू बी अ मैराथन. सो आई होप मैं और आप हम सब कंसिस्टेंट रहेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे. एंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन वी नीड अ राइट स्ट्रेटजी. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमारी एनर्जी बहुत हाई होगी बट हमको इस एनर्जी को बिल्कुल आराम से यूटिलाइज करना है सो दैट वी रिमेन कंसिस्टेंट. क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में. हर साल 12 से 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज पॉलिटी लेके जाती है प्री में और मेंस में तो GS2 ऑलमोस्ट सारा इसी पे डिपेंडेंट है. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सिलेबस. और मैं होप करता हूँ कि आप सब ने सिलेबस देखा होगा और अच्छे से एनालाइज भी किया होगा. ठीक है. और बहुत सारे मैंने ऐसा केसेस भी देखे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत 1-2 सालों से प्रिपरेशन में हैं बट उन्होंने कभी सिलेबस देखा भी नहीं होता. उनके पास हार्ड कॉपी भी नहीं होती है. ठीक है. और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम पढ़ेंगे उसमें 80 to 90% क्वेश्चन उधर से ही आए क्योंकि बाकी 10% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है बिकॉज कुछ चीज़ें यूपीएससी अपने ईगो पे ले लेता है और वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है. और याद रखो कि जो भी आप पढ़ोगे वो सिलेबस की सिनर्जी में होना चाहिए. क्योंकि हम कभी कभार क्या होता है कि हम मज़े में पढ़ते हैं, मज़े लेके पढ़ते हैं तो वो मज़े के चक्रों में हम सिलेबस को भूल जाते हैं. बट हमको वो करना नहीं है क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल तो एग्ज़ाम क्रैक करना है. ये गोल नहीं है कि यार आराम से करते रहें कोई इशू नहीं है. वो नहीं करना है हमने. ठीक है. अब हम एक बात करते हैं कि सिलेबस को देखते हैं. प्री में तो खाली उन्होंने एक लाइन दी हुई है. ठीक. उसमें डिटेल्ड कुछ नहीं दिया है लेकिन बेसिकली हम सिलेबस को जो तोड़ते हैं वो GS2 के हिसाब से तोड़ते हैं. ऑलराइट. तो GS2 के बेसिकली जो GS2 है उसके 4 पार्ट हैं. ठीक. कौन कौन से 4 पार्ट हैं? ये 4 पार्ट हैं. पहला पॉलिटी, सेकंड इज गवर्नेंस, थर्ड इज IR एंड फोर्थ इज सोशल जस्टिस. और जो हम यहाँ कर रहे हैं
वो जो हम करेंगे, जो हमारा टारगेट है फिलहाल, दैट इज पॉलिटी। ऑलराइट, सबसे पहला हमने काम ये करना है कि सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालनी है, और जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रीडिंग रूम में पढ़ रहे हो, और अपने घर में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप अपनी एक हार्ड कॉपी अपने सामने लगा के रखोगे हमेशा, ताकि आप कुछ भी कर रहे हो बट आपकी नज़र उधर पड़ रही है। ठीक है, और सिलेबस करने के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये GS2 जो है वो इन 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, बट हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज़ पॉलिटी। अब हम देखते हैं कि हमें हमारे लिए सोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे जो फर्स्ट सोर्स है हमारे पास दैट इज NCERT। बेसिकली टोटल 6 NCERT हैं। ठीक है, जो कि इधर सब नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट ये आगे पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, थर्ड इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज 3 and 4, और फिफ्थ आ गई पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज फिफ्थ, एंड सिक्स्थ इज कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका रीज़न ये है कि पिछले कई सालों से देखा गया है कि स्टेट PSC में भी और UPSC में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर साल 1 2 1 2 3 आ रहे हैं। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन से हैं? जैसे क्वेश्चन ऑन लिबर्टी, इक्वेलिटी, सेक्युलरिज्म। जैसे शायद 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था सेक्युलरिज्म पर, डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, और वेस्टर्न में भी पर्टिकुलर आता है फ्रेंच सेक्युलरिज्म। राइट, और दूसरी बुक इंपॉर्टेंट आ गई दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बड़ी छोटी सी बुक्स है और बड़ा कंसाइज और अच्छे तरीके में लिखा है। जैसे उसमें डिस्कशंस बिटवीन स्टूडेंट्स दिया है या डिस्कशन बिटवीन करेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और हमारा इसमें ये नहीं है कि इसके आप नोट्स बनाओगे या कुछ करोगे, ऐसा मुद्दा नहीं है। हमको क्या करना है कि बेसिक्स ताकि हमारे वहाँ से क्लियर हो जाए, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए, और वो हेल्पफुल रहेगा और हमें हेल्प करेगा जब हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी 4 बुक्स को भी देख सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, और उसके अलावा जो सोर्सेज आ गए, जैसे PRS आ गया, तो PRS बेसिकली वेबसाइट है फॉर लॉज। ठीक, जो भी पार्लियामेंट लॉज पास करती है, बिल पास करती है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कहाँ अप्लाई होगा, क्या कंडीशन होगी, वो सारी PRS साइट से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो SC ऑब्जर्वर वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से आप कोई भी एक उठा सकते हो न्यूज़पेपर। ठीक, उसके अलावा जैसे मैंने विजन IAS के, ये मेरा अपना था, पर्सनल था, बट इट्स अप टू यू। विजन IAS और लक्ष्मीकांत कोई उठा लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि लक्ष्मीकांत आप उठाओ और लेटेस्ट वर्जन आप ले लो। और बेसिकली दिस इज नोन एज द बाइबल। ठीक, इसको आपको कवर टू कवर करना है, लेकिन जब आप काफ़ी पढ़ोगे और सिलेबस के साथ आप बिल्कुल अटैच होंगे, आपको पता है सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पोर्शन को आप छोड़ सकते हो या थोड़ा लाइट कर सकते हो, और कौन से पोर्शन को फोकस करना है। बट आल्दो आपको पढ़ना कवर टू कवर ही है, और जब हम साथ साथ करेंगे तो मैं आपको भी यहाँ से भी अपनी तरफ से भी एडवाइस कर दूंगा कि आपको लक्ष्मीकांत में क्या क्वेश्चन करना है, किस पे फोकस करना है। ठीक है, देन करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन मेंस में इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प रहती है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको कहाँ से आएगी, करंट अफेयर से आएगी। बेसिकली क्या है कि जो भी UPSC हो गया या स्टेट PSC जो भी होती है, जो भी एग्जामिनेशन है,
बेसिकली इनका गोल ये होता है कि ये चाहते हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं और जिनकी कम एज है उनकी सिलेक्शन हो, और इसीलिए वो करंट अफेयर लेते हैं। अदरवाइज वो अगर स्टैटिक से ज़्यादा पूछेंगे तो ऑब्वियस है जिस जो 5-6 साल से पढ़ रहा है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो भी पूछते हैं वो करंट से मर्ज होता है, करंट से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो फ्रेश सिलेक्शंस होती हैं हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो देयरफॉर करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी बहुत सारी मैगजीन निकालते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकालते हैं, विजन निकालता है, ठीक है, और वाजीराम हो गया, और आजकल पीडब्ल्यू निकाल रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकाल रहे हैं। आप किसी का भी उठा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस, और आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और ये आगे हमारी सिलेबस की डिस्कशन, ठीक है। ऑन एवरेज 12 से 15 और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इसलिए पॉलिटी बिकम्स द की टू क्वालिफाई प्री, एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि GS2 तो सारा यही है, और उसके बाद essay में आपको डायरेक्ट हेल्प होगी, उसके बाद इवन ये एथिक्स में भी आपको हेल्प करता है। सो इट ऑल द वे बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम सीधा अपने ओर रुख करते हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो आज मैं आपको पॉलिटी की एक डेफिनेशन बताऊंगा, और आई होप कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। व्हाट इज दैट? पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी इज अ सिस्टम दैट इंश्योर्स अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन अ सोसाइटी। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये एक स्कॉलर हैं डेविड ईस्टन, ये उन्होंने दी थी, ऑलराइट। वेट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। ऑलराइट। पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन अ सोसाइटी। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन कि ये है कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यूज का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? वैल्यूज आर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, दैट आर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। अब ये क्या थिंग्स है? थिंग्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, रिसोर्सेज, राइट्स, वेलफेयर, these are the values, alright। अब what do you mean by allocation? Allocation का मतलब है distribution of these values, distribution of these values। वैल्यू तो हमने डिसाइड कर ली कि कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। वो कौन सी थी? जस्टिस, इक्वालिटी, रिसोर्सेज, राइट, वेलफेयर। अब इन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? दैट इज नोन एज एलोकेशन। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता देता हूं, लाइक हाउ रिसोर्सेज आर टैक्स्ड, हाउ रिसोर्सेज आर टैक्स्ड as well as spent, और जैसे कि who gets right, जैसे फंडामेंटल राइट्स में फॉर सिटीजन आता है, फॉर नॉन सिटीजन आता है। जैसे कुछ राइट हैं जो नॉन सिटीजन्स पे अप्लाई नहीं होते, लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 हो गया,
इवन आर्टिकल आई थिंक 29 एंड 30 है शायद, यस 29 एंड 30, वो अप्लाई नहीं करते किस पे, नॉन सिटीजन्स पे। तो एलोकेशन में हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज करते हैं। हमें पता चल गया कि वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज सिस्टम में होती हैं, ठीक है। एलोकेशन क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। अब सबसे इधर इंपॉर्टेंट चीज है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि दीज वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी, ऑलराइट। लेजिटिमेट अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी। ये लेजिटिमेट इसलिए है बिकॉज ये जो भी डिसीजन लेंगे दैट इज बाइंडिंग ऑन पीपल और सोसाइटी। समझे आप? क्योंकि लेजिटिमेट अथॉरिटी जो होती है ना, दैट कम्स विद द पावर ऑफ पनिशमेंट, दैट कम्स विद द पावर ऑफ पनिशमेंट। और अगर पावर ऑफ पनिशमेंट किसी के पास नहीं है तो वो लेजिटिमेट हो नहीं पाएगा, अथॉरिटी आ नहीं पाएगी, बिकॉज सॉफ्ट पावर अलोन इज नॉट इनफ, ऑलराइट। सो हमने देख लिया कि पॉलिटी क्या है। सो पॉलिटी इज अ सिस्टम दैट इंश्योर्स अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, ऑलराइट। अब सपोज हम इंडियन कंटेक्स्ट में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या रहेगी, लाइक सपोज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है दैट इज एजुकेशन, ऑलराइट। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक जैसे आर्टिकल 21A है, ऑलराइट। उसमें बताया गया कि जो एजुकेशन है वो दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन दी जाएगी, और जो पूरे इंडिया में जो भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। और ये आर्टिकल 21 देन क्या बन जाता है, अथॉरिटेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच की, 6 to 14 ईयर्स ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज के जो भी बच्चे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इसको अथॉरिटेटिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A को ऐड कर दिया। और अब अथॉरिटेटिव कैसे हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द अथॉरिटी, ऑलराइट। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी, अब रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि हम एलोकेशन क्या कर रहे हैं, एलोकेशन इधर क्या हो रही है, एलोकेशन हो रही है सोशल जस्टिस की। जो हिस्टोरिकली लोग अंडर प्रिविलेज थे, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी, ठीक है, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। तो उससे क्या होगा, जब हम वो देंगे तो उससे सोशल जस्टिस इंश्योर होगी। तो एलोकेशन किसकी हो रही है, सोशल जस्टिस की, ऑलराइट। अब अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इधर होगी कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन
लेजिटिमेट पावर नहीं होगा तो वो ये चीज़ सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा और वो डिसीजन क्या लेगा कि जो वैल्यूज हैं उनको इंश्योर कर रहा है, लाइक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कर रहा है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्या कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है उसको। समझ गए आप बात? आई होप यू गेट अंडरस्टूड कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिटी। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो सबसे बड़ा लॉ ऑफ लैंड है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज all the other laws are in harmony with the constitutional law। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि देश की आइडियोलॉजी क्या है और फिलॉसफी क्या है। जैसे इंडियन स्टेट जो है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो प्रीएम्बल से हमें डिफाइन होती है। ऑलराइट, लाइक सोवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, देन लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ऑलराइट, फ्रेटर्निटी। Therefore, Constitution reflects the ideology and philosophy of nation, and it is the fundamental law of land. All right. अब हम लॉ को भी देख लेते हैं कि what do you mean by law? Basically, लॉ क्या है? Law is the rule. All right. Law is the क्या है? Law is a rule which we must follow। और अगर इसको पॉलिटी से लिंक करें तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इट इज अ सिस्टम दैट क्रिएट, इंटरप्रेट and enforce those laws। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950 में आया, ऑलराइट, तो क्या उससे पहले लॉ नहीं थे? अगर सपोज कोई मर्डर कर देता है तो उससे पहले क्या वो क्राइम था और नॉट? हमें पता चलता है कि दैट इज क्राइम, मर्डर तो क्राइम है। इसका मतलब कोई लॉ तो है जो डिफाइन कर रहा है कि मर्डर इज अ क्राइम और फिर उसकी पनिशमेंट जो भी होगी। ऑलराइट, अब ये जो लॉ होता है ना इसको ऑर्डिनरी लॉ बोलते हैं। ऑर्डिनरी लॉ। ऑलराइट, अब आप ये समझ गए कि आजादी से पहले जो भी लॉ थे वो ऑर्डिनरी लॉ थे और आजादी के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी
जो लॉ होंगे वो दो टाइप के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो भी लॉ होंगे वो दो टाइप के होंगे। कुछ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोला जाएगा और कुछ को ऑर्डिनरी लॉ बोला जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या करता है कि मेजॉरिटी, अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया है दैट बिकम ऑर्डिनरी लॉ, और अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया है पार्लियामेंट के थ्रू तो दैट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऑलराइट, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर हम लेते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो कौन कौन से होंगे? लाइक आईपीसी 1860 हो गया वन एग्जाम्पल, आरबीआई का एक्ट, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 हो गया, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया 1894 का। ऑल दीज आर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड दे आर ऑर्डिनरी लॉज। और अगर हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल देखें, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की एग्जांपल देखें तो फेमस महात्मा गांधी, एमजी निरगा, सेबी, सीआरपीसी, दीज आर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में दो टाइप के हैं, एक को रिटन बोला जाता है और सेकंड को अनरिटन बोला जाता है। अब रिटन कौन से हो गए? रिटन लॉज वो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कोडिफाइड हो, इट इज कोडिफाइड। It is made by a constituent assembly. It is made by constituent assembly. TI constituent assembly. और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाता है, उसको कोडिफाइड करता है, तो देन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम सुप्रीम। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ऑलराइट, और इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए एंड ऑर्डिनरी लॉज जो हैं, दैट आर मेड बाय डिफरेंट मेजोरिटीज। और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी मेजोरिटीज होती हैं, कौन कौन सी टाइप की होती हैं, वो हम लेटर ऑन कर लेंगे। मैं यहाँ पे बस आपको क्लियर कर रहा हूँ कि थोड़ा क्लैरिटी के लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया। इट इज कोडिफाइड, इट इज आल्सो कोडिफाइड, इट इज अनरिटन में ऐसा नहीं है कि अनरिटन होता ही नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है। इट इज आल्सो रिटन, बट डिफरेंस क्या है कि इट इज स्कैटर्ड। ऑलराइट, अब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाती, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं कर बनाएगी तो देन इट इज नॉट कोडिफाइड इन वन प्लेस, इट इज नॉट कोडिफाइड एट वन प्लेस। ऑलराइट, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाती, कोडिफाइड नहीं है एक जगह पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लॉज सुप्रीम नहीं होंगे, बल्कि जो बनाने वाली पार्टी है दैट इज सुप्रीम। तो बनाने वाली पार्टी कौन सी है? पार्लियामेंट। हियर इन दिस वैरायटी, इन दिस टाइप,
पार्लियामेंट इज सोवरेन और सुप्रीम। और यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है किस चीज में, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ऑलराइट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ आ गया क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि उसकी कौन कौन सी टाइप है, रिटन अनरिटन, ये भी आपको क्लियर हो गया। ऑलराइट, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच लिमिट्स द गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एनीथिंग which limits the government, like अब हम यहां पे बताएंगे कि लिमिट क्या करता है गवर्नमेंट को। लाइक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द गवर्नमेंट। Fundamental right is the limitation on government. Like Article 2021 is never suspended even in the emergency under Article 359. Alright, अब हम आगे भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडियोलॉजी and there is going to be the supremacy of constitution. All right, so it is an ideology and supremacy of constitution. All right, or there are various form of government. All right, and democracy is one of them, but the fundamental characteristic of democracy is that it is a limited one. Government must be limited, therefore constitutionalism promotes limited government. All right, therefore limited government is paramount for democratic ideals. All right, अब हम देखेंगे कि टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं दैट प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ऑलराइट, टूल्स लाइक सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे प्रमोट कर रहा है? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि पावर की सेपरेशन हो रही है किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। ठीक, और हर एक आर्गन की पावर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड नो वन कैन ओवर पावर द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसको जितनी पावर दी गई है वो उसके अंडर ही काम करेगा। नो वन विल, कोई भी एक दूसरे की क्या करेगा कि कोई भी एक दूसरे की पावर, एक दूसरे के स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको अप्लाई करना, जुडिशरी इज अ सेपरेट ऑर्गन जिसका काम है जस्टिस देना। सो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा और लेजिस्लेचर का काम नहीं करेगा। हाल तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे जुडिशरी कोई लॉ पास करता है और अगर लेजिस्लेचर ने नहीं किया है तो दैट विल एक्ट एज अ लॉ, बट वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम में डिफरेंट अप्लाई करता है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में माइनर, जैसे जुडिशरी भी बोलता है कि
हम while interpreting a law minor transgression is allowed, alright, तो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे, that is the exception, बट मेजरली देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, और हम आगे थोड़ी देर बाद सेपरेशन ऑफ पावर को भी थोड़ा डिटेल में करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कैसे करता है। इसके अलावा और कौन सा टूल है जो प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को? रूल ऑफ लॉ, ऑलराइट। फिर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो। तो वायलेट करता कौन है? लेजिस्लेचर वायलेट कर सकता है। तो थ्रू जुडिशियल रिव्यू सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर कि उनके राइट्स को वायलेट ना किया जाए, ऑलराइट। और इसका मतलब हो गया कि फंडामेंटल राइट्स खुद लिमिटेशन है किस पे? गवर्नमेंट पे। तो दैट विल आल्सो प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके अलावा फ्री प्रेस, एंड इट इज आल्सो नोन एज द फोर्थ पिलर, दैट इज गोइंग टू बी द फोर्थ ऑर्गन। अगर सेपरेशन ऑफ पावर में कोई एक चीज और ऐड होनी चाहिए, दैट इज फ्री प्रेस। और उसके अलावा एक और है जिसे हम बोलेंगे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ऑलराइट। तो अब आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ऑलराइट, और कौन कौन से टूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहाँ ही साथ में आपको बता देता हूँ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऑलराइट। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिस्कशन आई थी, दैट केम इन 2 लैंडमार्क स्पीचेस गिवन बाय फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Who is the father of constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar। और इनकी 2 फेमस स्पीचेस हैं। एक का नाम है द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड इज ग्रामर ऑफ एनार्की। ग्रामर ऑफ एनार्की। और ये जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, ये फर्स्ट टाइम काइन की थी जॉर्ज ग्रूट ने। जॉर्ज ग्रूट ने। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मीन्स paramount reverence to constitution, paramount reverence to constitution। रेफरेंस का मतलब हो गया इज्जत, ऑलराइट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा है। ऑलमोस्ट बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट बी द गाइडिंग फैक्टर इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऑलराइट। वो कौन को, जैसे यंग लॉयर एसोसिएशन केस हो गया, जोसेफ शाइन केस हो गया, ठीक है। इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन नॉट बी अल्टर्ड एट द अल्टर ऑफ सोशल मोरालिटी। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ लिंक नहीं है, बट समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सती वॉज अ नॉर्मल थिंग अर्लियर, सोसाइटी एंड पीपल एक्सेप्टेड दैट,
Later on, people consciousness arose, और देन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया कि सती इज नॉट गुड एंड इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देन उसको बैन किया गया। ऑलराइट, लेकिन कुछ लोग तब भी थे जो नहीं मान रहे थे, लेकिन जब लॉ आ गया देन लोगों को मानना पड़ेगा। और लाइक वाइज जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब राइट्स, ड्यूटीज, एवरीथिंग, तो जब हम किसी का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है एंड ही गोज टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उन लोगों के उन राइट्स को बचाएगा, लोगों को वो राइट्स देगा। वो कैसे दे पाएगा? बिकॉज he is deciding on the basis of constitutional morality, and then it became the paramount reverence to constitution. All right, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रमोट करता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किसके बीच, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एंड फाइंड द एमिकेबल रेजोल्यूशन। ऑलराइट, और आप जब ये करोगे, जैसे मैं केसेस के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, आप जब आप क्योंकि थोड़ा काम तो आपको खुद भी करना पड़ेगा ना, मैं नाम दे देता हूँ, ये आप पे है कि आप गूगल से करो, बुक से करो, सोर्सेज से करो, कहीं से भी करो। ऑलराइट, मैं आपको केसेस दे देता हूँ, जैसे शायद मैंने इधर लिखे भी होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये मैंने इधर बता दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ठीक है। नवतेज जौहर केस हो गया, जोसेफ शाइन केस हो गया, एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया यंग लायर्स एसोसिएशन केस, ठीक, ये केस हो गया। ऑलराइट, अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इसके अलावा अब मैंने ऑर्डिनरी लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, रिटन अनरिटन भी कर दिया है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हॉरिजॉन्टली भी होती है और वर्टिकल भी होती है। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल जो पावर की सेपरेशन होती है, दैट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और वर्टिकल में क्या होता है? फेडरलिज्म, दैट इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, और इसको बोला जाता है फेडरलिज्म। ऑलराइट, अब ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये दी थी मोंटेस्क्यू ने। उसका वर्क था जिसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज, और ये 1748 में आया था, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या इंश्योर करता है कि देयर इज गोइंग टू बी द एब्सेंस ऑफ टोटलिटेरियन रूल्स। बिकॉज अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो हर कोई चाहेगा कि जैसे राजा है तो वो लेजिस्लेचर भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है और जुडिशरी भी वही है, तो देन ही बिकेम द सुप्रीम, और उसके अंदर टोटलिटेरियन क्वालिटीज आ जाएंगी, जैसे डिक्टेटरशिप है, दैट इज अ टोटलिटेरियन रूल और टोटलिटेरियन रिजीम। तो इस सब को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं, ठीक है। अब जो मोंटेस्क्यू ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी थी, वो क्या थी कि उसने वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर दी थी, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने क्या किया,
मोंटेस्क्यू ने क्या किया कि सबसे पहले कहा कि एस्टेब्लिश 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक। सेकंड क्या उसने बोला कि डिफाइन देयर पावर्स एंड फंक्शंस। डिफाइन देयर पावर एंड फंक्शंस। ऑलराइट। और थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला कि कोई भी बंदा 2 या 2 से ज्यादा का मेंबर नहीं बन सकता। नो वन कैन बी द मेंबर ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। 2 का मतलब यह था कि वो किसी 2 का भी नहीं बन सकता, 3 की तो दूर की बात है। तो मतलब कि एक बंदा या तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो सकता है, या फिर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो सकता है, या जुडिशरी का पार्ट हो सकता है। ऑलराइट। ये मोंटेस्क्यू का है। देन हम इंडियन वर्जन देखेंगे इसका बाद में। अब इसका वो लिख लेते हैं। नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। समझ गए? ये था मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। और जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करती है। और उसमें क्या है कि वाटर टाइट सेपरेशन है। कोई भी बंदा मोर देन 1 ऑर्गन का पार्ट नहीं बन सकता है। बट यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ऑलराइट। बट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री। ऑलराइट। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए चूज किया कि इट ऑफर्स मोर अकाउंटेबिलिटी। अवर स्टेबिलिटी। राइट। हमने मोर अकाउंटेबिलिटी को क्यों चूज किया होगा? बिकॉज देयर इज सो मच डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ केस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो हमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा चाहिए। अवर स्टेबिलिटी। और उन्होंने कहा कि इट्स गुड फॉर आवर कंट्री टू ऑप्ट फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी, अवर स्टेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट। लाइक आर्टिकल 50 जो है वो क्या कहता है? जुडिशरी shall be separated from executive. Judiciary shall be separated from देन आर्टिकल अगर हम ले 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन shall be vested with president. एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की जो है shall be vested with president. ऑलराइट। और लाइक आर्टिकल 361 हो गया, वो कहता है कि वो इम्यूनिटी देता है फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग। कौन से कि जो भी एक्ट आप ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हो उससे इम्यूनिटी मिल जाती है, आर्टिकल 361। तो दैट इज आल्सो द केस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। लाइक इवन मेजर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। जैसे वो आ गया गोलकनाथ केस हो गया,
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिमार्केट्स देयर जुरिडिक्शन माइनेटली एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज देयर जुरिडिक्शन विदाउट ओवरस्टेपिंग द लिमिट्स। वो कहता है कि हर ऑर्गन की अपनी जुरिडिक्शन है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, ठीक है। बट वो फर्दर बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस आगे, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बोर्डेड लेबर केस, बोर्डेड लेबर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कन्फेस कर रहा है कि कोर्ट इन इट्स डिग्री ऑफ इंटरप्रेटिंग अ लॉ accomplish a marginal degree of legislature exercise. Nevertheless, constitution rests on healthy balance between different institutions. इसका मतलब ये हो गया, हिंदी में आपको मैं बता देता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट जब लॉ को इंटरप्रेट करता है तो वो मार्जिनल डिग्री में लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन हेल्थी बैलेंस बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन आ गए, लाइक आर्टिकल 50 आ गया, आर्टिकल 53 आ गया, और जैसे आर्टिकल हम वो भी ले सकते हैं, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 122 हो गया या 212 हो गया। ये क्या है कि जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट्स, ठीक। देन आर्टिकल 105 हो गया, वो क्या कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall not be liable with respect to any vote given or anything said on the floor of house। आप जो भी होस्ट में बोलते हो, जो भी आप अपना आर्गुमेंट रखते हो, वो या कमेटी में कुछ वोट करते हो, एंड इट शुड नॉट बी क्वेश्चनड। ऑलराइट, तो पार्लियामेंट इम्यूनिटी दे रही है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ check and balance, and it's an important doctrine because it upholds the spirit of democracy, right। और चेक एंड बैलेंस इंश्योर क्या करता है कि हर जो भी ऑर्गन होंगे वो अपनी लिमिट्स में अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और कोई भी अगर ऑर्गन ब्रीच करता है अपनी पावर्स को, तो दूसरे ऑर्गन उसको चेक करेंगे, वो उसको करेक्ट करेंगे, राइट। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। और चेक एंड बैलेंस करते कैसे हैं, मतलब कौन से प्रोविजंस आ गए, प्रोविजंस लाइक जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस थ्रू पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। और लाइक फिर तीसरा आ गया, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर मी, बिकॉज आर्टिकल 75 ensures collective responsibility किसकी, पार्लियामेंट। आर्टिकल 75 इंश्योर करता है पार्लियामेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा और पार्लियामेंट, in Lok Sabha। Alright, this is the most important article because council of minister कौन होते हैं, these are executives। Alright, council of minister कौन सा होते हैं, एग्जीक्यूटिव, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, राइट। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा इज द लेजिस्लेचर। ऑलराइट, तो अब क्या है कि लोकसभा लेजिस्लेचर चेक रख रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। अगर ये
अपनी फंक्शन को ब्रीच करते हैं, तो लोक सेवा क्या कर सकती है कि मोशन ला सकती है और इनको रिमूव कर सकती है और इनको क्वेश्चन कर सकती है और पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो सकते हैं। ऑलराइट, हम क्या करेंगे कि आज हम इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करेंगे। ऑलराइट, और आई थिंक हमने काफ़ी पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। देन आई थिंक प्रीएम्बल भी हम उसी दिन डिस्कस कर लेंगे और हम फीचर्स भी कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थर्ड लेक्चर से हम थर्ड लेक्चर में हम पार्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, शेड्यूल भी डिस्कस कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 1 है उसको भी पूरा डिस्कस कर लें विद आर्टिकल 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। और सिटीजनशिप हम बाद में करेंगे, हम पार्ट 1 के बाद सीधा पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी, देन फर्दर पार्ट 5 आ गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट, और देन ऐसे आगे डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन आप वहाँ आप खुद भी जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उससे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना, आप देख के आना, प्रीएम्बल देख के आना, उसके फीचर्स देख के आना, ताकि हम जब डिस्कस करें तो मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। और आई वुड लव टू गेट योर रिव्यूज़। और आई थिंक ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था यूट्यूब पे, और कॉन्फिडेंट ऑब्वियस है, थोड़ा 50-50 रहता है, तो आई थिंक आई विल गेट योर रिव्यूज़ और आई होप आई विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर टू अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। और हम मेक श्योर करेंगे कि मैं भी और आप भी हम सब क्वालिफाई करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम बेस से प्रो की तरफ जाएं, और हम जब आगे बढ़ते जाएंगे हम PYQ भी डिस्कस करेंगे। और आई थिंक पॉलिटी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं जियोग्राफी भी स्टार्ट करूँ, और जियोग्राफी में भी सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल जियोग्राफी। तो दैट इज़ टफ, बट हम डिस्कस करेंगे आराम से। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो PPT है और इसकी जो भी डिस्कशन की हुई है, ये मैं उसकी PDF उधर भी सेंड कर दूँगा, एंड आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, और आई विल रिव्यू इट एंड आई विल रिप्लाई बैक।